हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है डोनाल्ड ट्रम्प की। तो उन्होंने यूरोपियन यूनियन के ऊपर 25% का इम्पोर्ट टैक्स लगा दिया है। ये बहुत बड़ी बात है भाई। यूरोपियन यूनियन वाले भी कह रहे हैं कि वो भी शायद रिटेलिएट करे। ये लेट्स सी क्या होता हमको दिखाई देता है। डोनाल्ड ट्रम्प ने ये बोला है कि यूरोपियन यूनियन यूएस को बहुत खराब कर रही थी। अगर 2024 की बात करके चले तो यूएस और यूरोपियन यूनियन का ट्रेड डेफिसिट 235.6 बिलियन डॉलर का था। 2023 से 13% बढ़ता हुआ दिखाई दिया। वर्ल्ड वॉर टू के बाद में यूरोपियन यूनियन बनाया गया था कि भाई पीस रहे, इकोनॉमिक कॉपरेशन रहे और साथ में शेयर्ड करेंसी रहे, ओपन बॉर्डर्स रहे यूएस के साथ में। बट यूएस को टारगेट करने के लिए नहीं बनाया गया था। बाकी सारी बात तो ठीक है, शेयर्ड करेंसी कहाँ से आ गया भाई? अगर शेयर्ड करेंसी होती तो फिर यूरो क्यों बनता? डॉलर ही हो जाता ना हर जगह पे। पर कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से बहुत सारी चीजें फोर्सफुल हो रही है और ये ना हो ये सारी चीजें यूएस को उल्टी पड़ने लग जाए। क्योंकि आप समझने की कोशिश करो ना, यूएस ये भी नहीं है ना कि पूरी पूरी क्लोज इकोनॉमी में जिलेगा। यूएस वाले कह रहे हैं कि भाई इस पे भी टैरिफ लगा दूंगा, इस पे भी लगा दूंगा। अगर सारी इकोनॉमीज मिल के कहती है कि भाई ठीक है, यूएस को अब अलग ही कर देते, बिल्कुल अलग कर देते, उनकी करेंसी छोड़ देते, सब कुछ कर देते, तो यूएस को बहुत नुकसान होगा। अगर यूरोपियन यूनियन के ऊपर टैरिफ लगाया जा रहा है, इसका मतलब जो माल मंगाया जा रहा था यूएस के अंदर यूरोप से, वो महंगा हो जाएगा। क्या यूएस तैयार है उस माल को रिप्लेस करने के लिए? नहीं। इसका मतलब इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और सिमिलरली अगर ये चाइना और बहुत सारी कंट्रीज में जो सैंक्शन कह रहे हैं, तो सारा लोड तो इन्हीं की इकोनॉमी पे आना है। देखो कहाँ जाती है पूरी पूरी कहानी। पर मुझे ये ना कहानी थोड़ी सही नहीं लग रही है। पहले तो दिख रहा था डोमिनेंस डोमिनेंस डोमिनेंस, पर मुझे लगता है अब ये डोमिनेंस कहीं रिटेलिएशन के अगेंस्ट कुछ कलेश ना हो जाए। अगर हम माइक्रो फाइनेंस के एनपीएस की बात करके चले तो वो ऑल टाइम हाई पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी का शक था मुझे। पिछले कुछ टाइम से मैं यही बात कर रहा था कि भाई लोन्स की कुछ कहानी खराब चल रही है, लोन्स की कुछ कहानी खराब चल रही है, बैंक्स बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं, बैंक्स में बहुत कुछ चल रहा है। वो यही चल रहा था जो मुझे लग रहा है और ये गलत होता हुआ दिखाई दे सकता है। 50,000 करोड़ की ओर पहुंच गए माइक्रो फाइनेंस के एनपीएस। बंधन बैंक ने 7.3% अपने अनसिक्योर्ड लोन को एनपीए डिक्लेयर किया दिसंबर के महीने के अंदर। और भी बहुत सारे जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उन सबका भी बैंड बजा पड़ा है। तो कहीं एनपीएस के चक्कर में हमारी इकोनॉमी पे कलेश होता हुआ दिखाई ना दे, क्योंकि निफ्टी का तो बैंड बज ही रहा है। पिछले कुछ टाइम से हम देख ही रहे हैं। अभी डेटा निकल के आया है, जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 22 ईयर लो के ऊपर जाती हुई दिखाई दी है। हमने लास्ट न्यूज में भी निफ्टी के बारे में बात करी थी कि भाई ट्रेंड सही नहीं दिखाई दे रहे। यहाँ पर भी वो डेटा दिखाई दे रहा है। अगर प्रमोटर, एक कंपनी का मालिक, कंपनी के शेयर्स बेच रहा है, दिस मीन्स वो अपनी कंपनी में बिलीव नहीं करता है, या फिर उसको लगता है कि भाई कंपनी के भी वैल्यूएशन ज्यादा है, मैं बेच के निकलना चाहता हूँ। और भी रीजन हो सकता है कि अपने पर्सनल यूज केस के लिए पैसा ले रहे हो। बट अगर हर जगह पे एवरेज ऐसी दिखाई दे रही है ना, तो ये चीज अच्छी नहीं होती है। अगर हम वेदांता ग्रुप की बात करके चले तो 50,000 करोड़ रुपया असम में इन्वेस्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने देखा था कि अंबानी अडानी भी इन्वेस्ट कर रहे थे। तो वेदांता ग्रुप का प्लान ये है कि ऑयल और गैस के एक्सप्लोरेशन के ऊपर आने वाले 3 से 4 साल के अंदर ये काम करेंगे। 1 लाख बैरल ऑफ ऑयल एंड गैस पर डे ये प्रोड्यूस करेंगे। असम को मेजर हाइड्रोकार्बन हब बना देगी। बहुत ही बढ़िया चीज है अगर ये सब कुछ होता हुआ दिखाई देता है तो। बाकी पेटीएम की बात करके चले तो विजय जी ने बोला है कि प्रॉफिट का मेन ड्राइवर होने वाला है एआई, जो कि आने वाले 1 से 2 साल में हमको खतरनाक प्रॉफिटेबल बना के दिखाएगा। अभी रिसेंटली परप्लेक्सिटी को भी इंटीग्रेट किया गया है और प्लान ये है कि जो पेटीएम की ऐप है और ज्यादा स्मार्ट हो जाए, बहुत सारी एआई सेंट्रिक हो जाए। पर बिजनेस कहाँ बनेगा? मेरे हिसाब से बिजनेस कहाँ बन सकता है कि आप एम्प्लॉयज को निकालो और उसकी जगह एआई डाल दो और बहुत सारे टास्क को ऑटोमेट करो, जो कि होता हुआ दिखाई दे रहा है पेटीएम के अंदर ही। बट क्या यही तरीका है प्रॉफिटेबल होने का, या पेटीएम एआई का यूज करके कुछ प्रोडक्ट लाइंस भी बना सकता है? जैसे इनके पास में बहुत सारा डेटा होगा कि कौन कहाँ पर कितना ट्रांजेक्ट करता है, बेस्ड ऑन दैट ये कुछ प्रोडक्ट बना दे एआई का यूज करके। वो बहुत स्मार्ट चीजें हो सकती है। बाकी ओला इलेक्ट्रिक की बात करके चले तो वो अपने रीजनल वेयर हाउस को शट डाउन कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है 10 पॉइंट्स इनका एबिटा इंप्रूव होता हुआ दिखाई देगा इसकी वजह से। 30 करोड़ मंथली इनके बचेंगे इस चीज से। अब इसका मतलब है क्या भाई? जो गोदाम होता था ना, अब गोदाम में माल नहीं रहेगा। इनके 4,000 रिटेल स्टोर्स है, वहीं पे सीधा माल रखेंगे, वहीं पे व्हीकल पड़े होंगे, वहीं पे स्पेयर पार्ट्स, एक्सेसरीज, सारी चीजें वहीं होगी। और उन्हीं की हेडेक है लास्ट माइल डिलीवरी। मतलब आप इनकी स्कूटी ऑर्डर कर सकते हो ना, देखो आपके घर पे डिलीवरी टाइप्स हो जाती है। तो वो सारा का सारा काम वही जो 4,000 रिटेल स्टोर है वो देखेंगे। तो ठीक है भाई, सारी टेंशन अब रिटेल स्टोर वालों पे डालो। अब तुम्हारी टेंशन है भाई, हमने तुमको स्कूटी दे दी है, अब तुमको निकालनी है। वीडियो में आगे चलने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। बाकी चाय पॉइंट की बात करके चले, जो कि कैफे चेन है, उन्होंने अपना आईपीओ निकालना है
अगले साल। अच्छी चीज है, अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है मिड 2026 तक आ सकता है। इसके फाउंडर है तरुण खन्ना, बहुत रेयर खन्ना नाम सुनाई देता है अगर मैं फाउंडर कम्युनिटी की बात करके चलूं तो। 2009 से ये कंपनी चल रही है, 170 से ज्यादा इनके स्टोर्स है दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु के अंदर, और इनका प्लान है कि आने वाले 2 सालों के अंदर 300 और स्टोर्स खोलने हैं। तो बहुत बढ़िया चीज है अगर देखा जाए तो। अगर हम आईपीएल की बात करके चले तो अभी ना एस्टिमेशन लगाया गया है कि अगर आईपीएल की कोई नई टीम बनाई जाए तो उसका रेट क्या होगा। तो रिपोर्ट के हिसाब से $2 बिलियन तक जाता हुआ दिखाई देगा नई टीम का रेट। और ये कैसे अप्रोक्सीमेशन लगाई गई है कि अभी गुजरात टाइटन देखी थी, लॉस में भी थे वो, एकदम नई फ्रेंचाइजी भी थे वो, तो $900 मिलियन में उनका एक्विजिशन दिखाई दिया। तो यहाँ पे माना जा रहा है जो ओल्ड फ्रेंचाइजीज जैसे मुंबई इंडियंस, चेन्नई, आरसीबी, ये सारों की गुजरात से एटलीस्ट 2 गुना तो वैल्यूएशन होनी चाहिए। तो इसके हिसाब से आइडिया लगाया जा रहा है कि $2 बिलियन की वैल्यूएशन होगी पुरानी एस्टेब्लिश ब्रांड्स की और नए जो आने वाले होंगे। तो ओवरऑल जो आईपीएल की ब्रांड वैल्यू है वो कहा जा रहा है 10 से $16 बिलियन तक दिखाई दी थी हमको 2024 के अंदर। अब देखो इस साल क्या होता है आईपीएल का पूरा पूरा। मेरे हिसाब से वुमेन क्रिकेट तो शायद लोगों ने उतना ज्यादा नहीं देखा है। बाकी ओवरऑल रेवेन्यू की बात करके चले तो आईपीएल में पिछले कुछ टाइम से बढ़ता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि मीडिया राइट्स वाली जो डील थी वो बहुत ज्यादा हुई है, स्पॉन्सरशिप बहुत ज्यादा हुई है, तो इसी चक्कर में हमको पैसा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है सारी कंपनीज या फिर टीम्स का। अगर हम पफौरा की बात करके चले जो कि शार्क टैंक के ऊपर आए थे, उनका लॉस 10.6 करोड़ के ऊपर पहुंच गया फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर। बट मेरे हिसाब से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर आप डेटा देखोगे ना, ये कंपनी बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। रेवेन्यू भी बढ़ा है, एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं, लॉसेस भी बढ़ते हुए दिखाई दिए है। अभी 9.6 करोड़ रुपीस का कैश और बैंक बैलेंस इनके पास में पड़ा है, तो इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 24 करोड़ की एसेट्स भी पड़ी हुई है, तो ₹1 कमाने के लिए ₹1.28 भी के टाइम पे खर्च कर रहे हैं, बट बिजनेस बनता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि आप एक लॉन्ग टर्म ब्रांड बना रहे हो। मेरे हिसाब से बेसिकली ओरल केयर का ब्रांड है, मतलब ब्रश ब्रश, इलेक्ट्रिक ब्रश, पेस्ट वगैरह ये सारी चीजें बेचते हैं। अभी रिसेंटली मैंने अपना इलेक्ट्रिक ब्रश चेंज किया है, तो मैं जब रिसर्च कर रहा था मेरी लिस्ट के अंदर इनका ब्रांड भी था, पर कहीं ना कहीं मुझे लगा यार थोड़ा सा ब्रांडेड ले लो, रिस्क नहीं रहता है, लंबा चलता है, तो फिर मैंने वो ब्रांड की तरफ गया। बाकी क्रिकबज ने क्रिकबज 11 निकाल दिया है, नाम से समझ में आ रहा है फैंटेसी गेमिंग के अंदर क्रिकबज वाले जा रहे हैं। अगर आपको क्रिकबज नहीं पता है तो आप शायद क्रिकेट लवर नहीं हो। मेरा तो पूरा बचपन क्रिकबज पे ही क्रिकेट देखते हुए निकला है। अभी रिसेंटली अश्विनी ग्रोवर ने क्रिक पे बंद किया, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्रिकबज वाले अपना खुद का फैंटेसी निकाल रहे हैं। अब मेरे हिसाब से ना क्रिकबज की एक बहुत बड़ी मार्केट सेगमेंट भी ऑलरेडी बनी हुई है। आज भी मेरे दोनों फोनों के अंदर क्रिकबज हमेशा इंस्टॉल्ड रहता है। तो अभी जो इनका क्रिकबज 11 ऐप निकाली है, उसका एपीके अलग से एंड्रॉइड में डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है, क्योंकि अभी ये थोड़ा लीगली चैलेंजिंग है ना काम सारा का सारा, और आईओएस के अंदर ही ऐप के अंदर ही उन्होंने इंटीग्रेट कर दिया है। करंटली क्रिकबज के पास में 100 मिलियन से ज्यादा यूजर्स है। 100 मिलियन यूजर्स कितने होते हैं कमेंट सेक्शन में बताना। और कहा जा रहा है $2.5 बिलियन की जो इंडियन फैंटेसी गेमिंग मार्केट है उसको ये टारगेट कर सकते हैं, और प्लान तो ये है 2027 तक $5 बिलियन तक लेके जाएंगे पूरी पूरी इंडस्ट्री को। बाकी दिल्ली हाई कोर्ट की बात करके चले तो उन्होंने अमेज़न को बुलाया है 339 करोड़ रुपीस का फाइन देने के लिए, जिसमें से 292.7 करोड़ रुपीस रॉयल्टी के हैं, 43.33 करोड़ रुपीस एडिशनल एडवर्टाइजिंग कॉस्ट के हैं, और 3.23 करोड़ लीगल फीस है। और इसका रीजन पता क्या है? क्योंकि इनका एक प्राइवेट लेबल है सिंबल करके, उसका लोगो बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। अगर हम बेवरली हिल्स पोलो क्लब की बात करके चले, इसके चक्कर में ऐसा किया गया है, और बहुत ही ज्यादा रॉयल्टी लॉस आया है इनको इस चक्कर में। बाकी अगर हम इंस्टाग्राम की बात करके चले तो वो अपने रील्स को डीमर्ज कर सकते हैं। भाई बहुत बड़ा स्टेप है मेरे हिसाब से। आज तो लोगों को इंस्टाग्राम रील का मतलब एक ही चीज हो गई है, और कहीं ना कहीं डीमर्ज करने से कहीं इंस्टाग्राम ऐसा प्रोडक्ट खराब ना होता हो दिखाई दे। ऑल दो इंस्टाग्राम पहले भी एग्जिस्ट करता था रील के जमाने से, बट रील ने कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम को बूस्ट दिया है, और मैं कहूंगा रीडिफाइन किया है। आज के टाइम पे ना लोग इंस्टाग्राम पे फोटो नहीं डालते, सब रीले डाल रहे हैं। अगर आपको याद हो 2018 के अंदर इन्होंने प्रोडक्ट निकाला था लासो, जो कि टिकटॉक को कॉम्पिटिटर था। 2020 के अंदर इसको बंद करना पड़ गया, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं आ रहा था यूजर्स का, क्योंकि टिकटॉक से कम्पीट नहीं कर पा रहे थे। तो अभी तो ये सोच रहे हैं कि भाई यूएस के अंदर बैन होने वाला है टिकटॉक, तो उस ऑडियंस को कैपिटलाइज करने के लिए हम निकाल लेते हैं। लेट्स सी क्या होता हो दिखाई देता है। बाकी यूट्यूब की बात करके चले तो 1 बिलियन मंथली पॉडकास्ट व्यूअर्स पहुंच गए हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है अगर देखा जाए तो। लोग पॉडकास्ट में कंटेंट कंज्यूम करना पसंद कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोग ना कंटेंट को एक लॉन्ग फॉर्म के अंदर कंज्यूम करना पसंद कर रहे हैं, कि भाई लगा दो, गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, चलते रहे और सुनते रहे। आप ऐसे कितने लोग हैं ऐसे, ईमानदारी से बताना कमेंट सेक्शन के अंदर, जो हमारी न्यूज को देखते नहीं है, सुनते हैं। बाय द वे हमारी न्यूज सुनने के लिए भी चलती है,
स्पॉटिफाई वगैरह के ऊपर, वहाँ पे सुन लिया करो, वहाँ पे भी हमारे थोड़े फॉलोअर बढ़ा दिया करो अगर आप सुनने वाले हो तो। बाकी यूट्यूब पे सुना करो, पैसे ज्यादा मिलते हैं। बाकी एनवीडिया की बात करके चले तो उनके सीईओ ने बोला भाई अभी एआई बूम खत्म नहीं हुआ है। उनका जो डेटा सेंटर की सेल है 2 गुना बढ़ती हुई दिखाई दी है, $115 बिलियन के ऊपर पहुंच गई 2024 के अंदर। उनका कहना है कि जो R1 निकाला गया था, इसके हिसाब से कहा जा रहा था हमारी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। इनफैक्ट उनका ऐसा कहना है जो बड़े रीजनिंग मॉडल्स है ना, वो 100 टाइम्स ज्यादा कंप्यूट पावर लेते हैं बाकी ट्रेडिशनल मॉडल से। इसका मतलब अभी तो डिमांड और बढ़नी है, इनका ऐसा कहना है। अगर इनके ब्लैकपिल प्रोडक्ट्स की बात करके चले तो $11 बिलियन Q4 के अंदर जनरेट किया है। मतलब 50% एनवीडिया के डेटा सेंटर का रेवेन्यू यहीं से आ रहा है, जो कि 93% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। ओवरऑल अच्छी कहानी है, अच्छी स्टोरी दिखाई दे रही है एनवीडिया की। बाकी तो टाइम ही बताएगा क्या होगा। बाकी बायबिट की बात करके चले तो $140 मिलियन की बाउंटी निकाली है उन्होंने, जिन्होंने क्रिप्टो उनका चुराया है उसको पकड़ने के लिए या फिर फ्रीज करने के लिए। बहुत बड़ी बात है भाई, 5% अपने अमाउंट का, रिकवरी अमाउंट का वो देने के लिए तैयार हो रहे हैं। और इन्होंने वजीर एक्स वाला कांड नहीं किया भाई कि भाई पैसे लुट गए, चलो अब आपकी गलती है भाई, हमारे पैसे लुट गए। इन्होंने तो उसके ऊपर लोन भी ले लिया और उन्होंने कहा कोई टेंशन नहीं है भाई, आपकी टेंशन की लेने की बात नहीं है। 3% ही इनके फंड्स का स्टोल हुआ है, ये कह रहा है कोई दिक्कत नहीं, हम बियर कर लेंगे, हम आपके सबके पैसे वापसी करेंगे। ये होता है भाई काम करने का तरीका। जो फ्रॉड होते हैं वो तो फ्रॉड वाली हरकत ही करते हैं ना। बाकी मिस्टर बीस की बात करके चले तो कहा जा रहा है $5 बिलियन की वैल्यूएशन के वो पैसा रेस कर सकते हैं। अब कितना पैसा रेस करेगी अभी ये क्लियर नहीं है, बट पैसा रेस कर रहे हैं ये थोड़ा सा क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो उनका जो ब्रांड है फीसेबल, लंचली और जो वीडियो प्रोडक्शन कंपनी है, उन सबके लिए पैसा रेस कर रहे हैं। लास्ट ईयर $400 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था और ये ओवरऑल प्रॉफिटेबल भी रही। तो अब देखो क्या होती है कहानी। बढ़िया चीज है, मतलब ना यूट्यूबर्स भी बड़े बिजनेस बना रहे हैं, उस पर भी बड़ी फंडिंग ले रहे हैं। मतलब पहला राउंड ही $5 बिलियन का। इससे पहले हमने इंडिया के अंदर फिजिक्स वाला देखे, वो कहाँ पहुंच गए, आईपीओ तक निकालने की बातें हो रही है। बाकी मार्केट की बात करके चले तो हमको फ्लैट ही दिखाई दिया है, वही मान के चलो यार। निफ्टी 0.01% घटता हुआ दिखाई दिया है और सेंसेक्स 0.01% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। सबके सब लोग अभी डरे हुए हैं भाई, डोनाल्ड ट्रंप की नस खींची हुई है, वेट करना चाहिए कैसा होगा क्या होगा रुख, उसका सबके सब वेट कर रहे हैं क्योंकि वो कैसे भी रिएक्ट कर सकते हैं। और करेंसी वैसी ही रही है, वैसी ही फ्लैट रही है ओवरऑल। बाकी मार्केट आप देख सकते हैं कौन रहा ऊपर कौन रहा नीचे। और इसी के साथ में आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शुभ खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग। और जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।